अब ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, देखो। ए वेक्टर आपको गिवन है, तो आप कितने पैरेललोग्राम बना सकते हो इसे डायगोनल लेकर? आप अनलिमिटेड पैरेललोग्राम बना सकते हो। एक पैरेललोग्राम तो देखो मैंने ये बनाया ब्लू वाला, तो ब्लू पैरेललोग्राम के हिसाब से ए वन वैक्टर एंड ए टू वैक्टर जो मैंने ब्लू में लिखे हैं, या ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर। लेकिन मैंने एक पैरेललोग्राम कौन सा बना लिया, देखो। एक पैरेललोग्राम मैंने रेड वाला भी तो बना लिया है, ये रेड वाला भी तो पैरेललोग्राम है। तो इस रेड वाले पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या, ए थ्री वैक्टर, मैंने इसको ए थ्री लिखा नहीं है यहाँ, ये ए थ्री है और ये मेरा ए फोर है। ए थ्री एंड ए फोर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेड वाले। मैंने एक और पैरेललोग्राम भी तो बना लिया। एक पैरेललोग्राम कौन सा बना लिया, देखो ये पूरा, ये ग्रीन वाला पैरेललोग्राम बना लिया। इस ग्रीन वाले पैरेललोग्राम के हिसाब से ए फाइव मैंने इसको ए फाइव यहाँ नहीं लिखा, ए फाइव एंड ए सिक्स, ए फाइव एंड ए सिक्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो एक एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया हमारा कि हम ए वेक्टर्स के कितने पेयर बना सकते हैं कंपोनेंट्स के, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पेयर्स आप बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ अनलिमिटेड पेयर्स, अनलिमिटेड पेयर्स बन सकते हैं। अ सिंगल वेक्टर, a single vector may be resolved into unlimited pairs of components। एक अकेले वेक्टर के आप अनलिमिटेड पेयर्स बना सकते हैं। एक पेयर आपका ए वन ए टू वेक्टर, कौन से वाले, ब्लू वाले से, ये रहा ब्लू वाला, ये ए वन वेक्टर है और ये वाला ये ए टू वेक्टर है। फिर रेड वाले के हिसाब से एक पेयर कौन सा बना, ए थ्री वैक्टर और ए फोर वैक्टर का बन गया। ए थ्री एंड ए फोर वैक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर। फिर इस ग्रीन वाले से ये ए फाइव वैक्टर ए सिक्स वैक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर। अब ये सारी चीजें हैं, ये सारी, तो कंफ्यूजन क्या, अब हम इस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं यहाँ से। हम बनाएंगे हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और यही हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगुलर, इसके वर्ड, इसके नाम में ही अपने आप आ गया, क्या आ गया नाम में, कि जो आपको पैरेललोग्राम बनाना है वो पैरेललोग्राम कौन सा वाला पैरेललोग्राम होना चाहिए, वो पैरेललोग्राम होना चाहिए रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो आपको पैरेललोग्राम तो बनाना है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जो अपने आप में एक रेक्टेंगल बन जाए। अब जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है। अब इसके मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने, यानी ए वेक्टर को एक रेक्टेंगल का डायगोनल बनाना है। ए वेक्टर को रेक्टेंगल का डायग्राम बनाना है। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं इस ए वेक्टर के टेल से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दूं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया। तो ये आपका अब क्या बन गया, देखो, ये पूरा का पूरा बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया, क्या बन गया, पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, बन गया रेक्टेंगल। ये कौन सा, मैं इसका नाम दे देता हूँ, ओ पी क्यू एस। ओ पी क्यू एस इज अ रेक्टेंगल। और अब इस रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड ले लूं मैं, एक तो ये हो गई आपकी और एक ये वाली हो गई। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स क्या कहीं जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हम इसे एक्चुअल में हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर एंड ओ एस वेक्टर आर रेक्टेंगुलर components of OP vector. OQ vector and OS vector are the rectangular components of OP vector. OP vector क्या आपका A vector है, तो OQ vector and OS vector are the rectangular components of A vector. यहाँ तक की बात समझ आई, यहाँ तक की बात में किसी को कंफ्यूजन हो,
किस किस को समझ आया, रेज योर हैंड, फिर हम आगे बढ़े इसे। तो ओ क्यू वेक्टर एंड ओ एस वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एपी वेक्टर। एपी वेक्टर क्या हमारा, ए वेक्टर। ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ओ क्यू वेक्टर एंड ओ एस वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे? वो देखिए हिंदी में लिख रहा हूं मैं, ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में जो आपस में परपेंडिकुलर हो, इन्हें हम कब बोलेंगे, क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ओ क्यू एंड ओ एस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, लेकिन जो कंपोनेंट है ये खुद आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है 90 डिग्री, है नहीं दिख रहा है? ओ क्यू और ओ एस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ओ क्यू एंड ओ एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वन वन कंपोनेंट इज वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू अदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तब हम इन्हें कहते हैं एक दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। गिवन वेक्टर के साथ दोनों में से कोई सा भी परपेंडिकुलर नहीं है। यहां तक की बात क्लियर आई, समझ आई? आगे हम करेंगे कि अब ये ओ क्यू और ओ एस, इनका इस ए के साथ क्या रिलेशन है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है ए के टर्म्स में, और इनकी डायरेक्शन भी क्या है वो भी निकाल लेंगे हम। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के, और एक्स एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, वेक्टर गिवन है मेरा ये, दिस इज ए वेक्टर, करेक्ट। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर, और जहां भी ये परपेंडिकुलर आया है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैंने बोल दिया इसे ए एक्स वेक्टर। दूसरा बनाने के लिए मैंने क्या करा, वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, और ए के हेड से जहां तक ये ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर, यहां तक मैं इसे बोलूंगा ए वाई वेक्टर, क्योंकि ये वाई एक्सिस की दिशा में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसमें ये मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा वाई कंपोनेंट, इसे क्या बोलूंगा, एक्स कंपोनेंट। फिर से ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना जरूरी नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है। एक एक्स एक्सिस दूसरी जेड एक्सिस हो सकती है, एक वाई एक्सिस दूसरी वाई जेड एक्सिस हो सकती है, या दोनों में से ना कोई एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है। लेकिन इतनी बात जरूरी है कि दोनों दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी है। दोनों एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है, चाहे कैसे भी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो या ना हो। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया इसे मैंने लिखा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जो वाई एक्सिस पर गया इसे मैंने लिखा वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इस टाइम ए वेक्टर ने वाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ थीटा। कितना एंगल बनाया हुआ, थीटा। इट इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद इट्स एक्स कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, दिस वन इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। ए वेक्टर का ये कहलाएगा ओपी, मैं इसको नाम नाम लिख रहा हूँ ओपी। ओपी वेक्टर इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ओ क्यू कंपोनेंट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ एक्स वेक्टर, एस वेक्टर, ए वेक्टर। ये मेरा एस बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने हैं इन टर्म्स ऑफ ए के रेस्पेक्ट में कितना कितना इनका मैग्नीट्यूड होगा, क्या इसकी डायरेक्शन होगी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओपीएस ट्राइंगल। ओपीएस ट्राइंगल में मैं ले रहा हूँ कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेड वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। इन ट्राइंगल ओपीएस
कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ? ओपी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ओएस। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं, ओपी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ओ एस कॉस थीटा। ओपी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी किसे रिप्रेजेंट करता है बताइए आप मुझे, ओपी किसे रिप्रेजेंट करता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओपी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वैक्टर। ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम? ए एक्स। ओएस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? ए। ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। अब मैं ग्रीन वाला लेता हूँ। इसी इसी ट्राइंगल में ले रहा हूं मैं इस बार साइन थीटा। साइन थीटा इन ट्राइंगल ओपीएस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी? यहाँ से पीएस। पीएस अपॉन ओएस। पीएस अपॉन ओएस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पीएस। पीएस अगर आप देखें तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, बिल्कुल पैरेललोग्राम की भी सेम होती है। तो मैं पीएस को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? पीएस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ओ क्यू। तो अब ये क्या बन जाता है? अब ये बन जाता है आपका ओ क्यू बाय ओ एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ मैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो बनेगा ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस साइन थीटा। अब फिर से वही बात आएगी, ओ क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ क्यू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? इसे लिखूंगा ए वाई। व्हाट इज ओ एस? व्हाट डज ओ एस रिप्रेजेंट? ओ एस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैं इसे क्या लिखूंगा? ए और ए साइन थीटा। एक आपकी ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। और ऊपर बनी थी आपकी ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं दोनों स्क्वायर दोनों दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मैंने ऐड कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से ऊपर से बनेगा क्या बोलो? बनेगा ए एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा ए वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा? ए स्क्वायर। इसमें से भी बनेगा ए स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया। ऊपर से क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो अब आपके पास एक और रिलेशन आया, ए स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक रिलेशन आपके पास ये और आ गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यहां से क्या निकल कर आएगा? ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई अपॉन ए एक्स, ये वाले दोनों ए और ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना? ए वाई बाय ए एक्स इक्वल्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है सिंपल टेन थीटा। तो क्या बना आपका? टेन थीटा इक्वल्स ए वाई बाय ए एक्स। एक रिलेशन आपका ये आ गया। ये चौथी इक्वेशन आपकी बन गई। ये आपकी बनी थी कौन सी? ये बनी थी आपकी तीसरी इक्वेशन। तीन इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन में आपके पास एक्स कंपोनेंट है, ए वेक्टर है और थीटा है। इसमें मिसिंग है वाई कंपोनेंट। यहाँ देखो चार चीजें बन रही हैं आपकी, चार यहाँ पैरामीटर्स है। कंपोनेंट ए, थीटा एंगल, दो कम, ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट। चार आपके पास यहाँ फिगर्स हैं। इन चार में से ए वाई मिस है पहले वाले में। तीन है आपके पास, ए एक्स है, ए है, थीटा है। दूसरे वाले में ए एक्स मिसिंग है, ए वाई है, ए है, थीटा है। तीसरे वाले में थीटा मिसिंग है, ए है, ए एक्स है, ए वाई है। चौथे वाले में आपके पास ए मिसिंग है, ए वाई है, ए एक्स है, ए गायब है और थीटा आपके पास है। चार में से तीन एक इक्वेशन में, चौथा गायब है। ये चार आपके रिलेशन बन गए। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से देखो जरा।
अब एक बात और ध्यान से देखिए, इसी इसी फिगर पे मैं बना रहा हूँ, देखो यही फिगर मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम इसे बार बार यूज करेंगे। पहली बात तो मैं बार बार, वैसे तो मैं बड़ा पागल सा इंसान हूँ, और मैं बार बार कहते रहता हूँ कि मैं ये बात आ गई, ये फैक्ट बार बार यूज होगा, ये फैक्ट यूज होगा। और जिसे मैं कह देता हूँ कि ये फैक्ट बार बार यूज होगा, इसे ध्यान से याद रखना, समझना। बस बच्चे क्या होते हैं, भाई इसे ही नहीं समझना, बस जिसे कह रहे हो कि ये यार इसे ही नहीं समझना हमें, इसे ही निकाल दी, इसे ही सुनने से सुनना। और जो बात मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ आगे चल के मिस्टेक होगी, यहाँ मिस्टेक होगी, अब तो ये मिस्टेक जरूर करनी है। आसिफ सर कह रहे हैं मिस्टेक होगी, बच के रहना, अब तो ये मिस्टेक जरूर करनी, जानबूझ के करनी है अब तो मिस्टेक। मैं पागल हूँ, बच्चे करते हैं ऐसा ही है। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि एक्स और वाई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है। अगर मैं इसकी जगह जेड एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता तो इसको लिखता मैं ए जेड कंपोनेंट, इसे लिखता ए वाई कंपोनेंट। अगर मैं ये वाई ले लेता या जेड लिख देता तो इसे वाई कंपोनेंट लिखता, इसे जेड कंपोनेंट, लेकिन रहता सब कुछ ऐसा का ऐसा ही। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही नहीं है, तो मैं देखो इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फिगर में। और उम्मीद करता हूँ आप में से दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सेम इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करके, और आप में से दो तीन बच्चों से मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल वही की वही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वही के वही, वही के वही नाम लिखूंगा, और वही के वही पेन यूज करूंगा। जहां मैंने हरा पेन यूज किया था वहां अब भी हरा पेन, जहां रेड पेन यूज किया था वहां रेड पेन। ये आपका कंपोनेंट है, डार्क में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ए वाई वेक्टर। और ये रेड से बना देता हूँ, मेरे ख्याल से रेड तो आप सबको दिखाई देता है शायद क्लियर, ग्रीन उतना क्लियर नहीं होता आपकी स्क्रीन पर। ये एक्स कंपोनेंट, ये एंगल है आपका थीटा। ओ सॉरी, बस यही तो मुझे चेंज करना था, ये थीटा इस बार मैंने यहाँ बना दिया, थीटा यहाँ बना दिया। मतलब पहले मैंने थीटा बना रखा था एक्स एक्सिस के साथ, इस बार मैंने थीटा बना दिया वाई एक्सिस के साथ। अब मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर कुछ फिगर्स, आपको मुझे बता देनी कि ये क्या है। ये मैं क्या लिखूं, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और फिर नीचे सबसे ब्लू में मैंने बनाया था टेन थीटा इज इक्वल्स टू। इनके क्या लिखूं आंसर, इनके क्या लिखूं मैं आंसर। पहले ये था ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा था, ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स। अब अगर मैंने थीटा को यहाँ बदल दिया तो मैं क्या लिखूँ इन्हें बताओ, रेज योर हैंड, कौन बता सकता है कि मैं यहाँ क्या लिखूँ। दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जब एक्स कंपोनेंट के साथ थीटा था तो एक्स कंपोनेंट बना था आपका ए कॉस थीटा। इस बार एक्स कंपोनेंट आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बनेगा ए साइन थीटा। इसके बाद की सारी समस्या हल हो गई। तो ये कौन सा बनेगा, ए कॉस थीटा। और ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये तो वही का वही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या इसे लिख लो ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। और टेन थीटा इस बार क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई। बिल्कुल सही। अब बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों को मिलाकर के एक ऐसा रिजल्ट आपको बताने वाला हूं जो बहुत काम में आएगा, जो बहुत काम में आएगा, और किताबों में लिखा हुआ है नहीं कहीं भी ये। देखिए, अच्छा आप में से कौन इन दोनों को कोरिलेट करके एक रिजल्ट बना सकता है, इन दोनों को, इन दोनों फिगर्स को कोरिलेट करके एक दूसरे से रिलेट कीजिए आप, कौन एक रिजल्ट बना सकता है। चलो नहीं, आप नहीं बना पाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना। थीटा बना हुआ था ए एक्स के साथ में, तो हमारा ए एक्स निकल रहा था कॉस कंपोनेंट। अब थीटा बना वाई के साथ में, तो हमारा वाई निकल रहा कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ थीटा नहीं था ए वाई के साथ, वो था साइन कंपोनेंट।
जिसके साथ थीटा नहीं है एक्स कंपोनेंट, वो बना साइन कंपोनेंट। समझ रहे हो बात को? तो बहुत मोटे तौर पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो या ना हो, एक्सिस हो या ना हो, एक्सिस दिखाई दे या ना दिखाई दे, सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, क्या, जिस कंपोनेंट के साथ में, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा है, वो कंपोनेंट आपका कौन सा है, वो कंपोनेंट आपका कॉस कंपोनेंट है। बस इतनी सी एक बात याद रखनी है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है, वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ आपका वाई, ए वाई के साथ में थीटा बना हुआ था, तो ए वाई कॉस कंपोनेंट है, ए वाई इक्वल ए कॉस थीटा। यहाँ यहाँ इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में थीटा किसके साथ बना हुआ था, ए एक्स के साथ बना हुआ था, तो ए एक्स कौन सा है, ए का कॉस कंपोनेंट, ए एक्स क्या है, ए का कॉस कंपोनेंट। यहाँ ए वाई क्या है, ए वाई इज द कॉस कंपोनेंट ऑफ ए वाई इज द कॉस कंपोनेंट ऑफ ए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जिस कंपोनेंट के साथ थीटा है, वो कंपोनेंट आपका कॉस कंपोनेंट है, और जो बाकी बचा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, सीधी बात है, दूसरा एक कंपोनेंट बचा, जिसके साथ थीटा बना हुआ है वो तो कॉस कंपोनेंट है, और जिसके साथ थीटा नहीं बना हुआ वो कौन सा होगा, बोलो, अदर इज साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट। ठीक है, 5-6 मिनट का टाइम बचा हुआ है, इसको मैं फिर से एक बार आप सबको एक फिर से मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और अब मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे बच्चे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको अभी अभी आपको इसका आंसर दे दिया है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये मेरा है ए वेक्टर, ठीक है, ये मैंने दो लाइंस बनाई हैं। क्या आपको इन दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 सा लग रहा है, नहीं, किसे किसे लग रहा है 90? मैंने हाथ से बनाया, एग्जैक्ट 90 तो खैर बन ही नहीं सकता हाथ से, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है इनके बीच का एंगल। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से बताना, मैंने एक परपेंडिकुलर ए के हेड से ड्रॉप किया है, ए के हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ये। इसको मैं लिख रहा हूँ ए वन वैक्टर, ना एक्स ना वाई। दूसरा मैंने यहां से बनाया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है 90 डिग्री। इस कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूँ ए टू वैक्टर, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। सबसे पहला तो मैं, मुझे आप जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, व्हाट आर ए वन एंड ए टू कॉल्ड, व्हाट आर ए वन एंड ए टू कॉल्ड विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ए वन और ए टू को क्या कहा जाएगा, जल्दी से 3 मिनट बताइए, 3 मिनट, वर्णिका बताइए क्या कहा जाएगा। Sir, A1 and A2 are components of A vector. नो, नॉट नॉट, अधिराज बताइए। सर यही था। नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात है, फिर मैं मुझे फिजिक्स चाहिए पूरी, अधूरी फिजिक्स नहीं चाहिए मुझे। बताइए कोई और। Sir, A1 vector and A2 vector are components of A vector. नहीं नहीं, अब भी नहीं बात कर रही हो, अब भी नहीं है। चलो 3 मिनट बचे हैं, मैं बता देता हूँ, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर।
क्यों? क्योंकि इन दोनों ए वेक्टर, A1 वेक्टर A2 वेक्टर के बीच में राइट एंगल बन रहा है। अभी तो ये बात आपको बताई कि दो कंपोनेंट्स के बीच में राइट एंगल बनेगा वो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है उनके भी, उनको हम कहेंगे क्या? उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। ये देखो ना, दोनों A1 वेक्टर और A2 वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई A1 वेक्टर A2 वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर। A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए A1 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ? A1 इक्वल्स क्या लिखूं और A2 इक्वल्स क्या लिखूं? बस इतना बता दीजिए, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम बचा है। A1 को मैं क्या लिखूं? जल्दी से बोलिए। वर्णिका ने हाथ उठाया, और कोई हाथ उठाएगा क्या? वर्णिका आप बताइए, A1 क्या लिखूं मैं? सर A cos थीटा। A1 को मैं लिखूं A cos थीटा। उत्कर्ष, लक्ष्यजीत A1 को क्या लिखा जाए? A1 ही बता रहे हो आप, A1 को क्या लिखूं मैं? सर ए कोस थीटा। अधिराज A1 को क्या लिखूं मैं? बोलिए। सर ये cos थीटा। मयंक A1 को क्या लिखूं? सर ए कोस थीटा। सबका आंसर एक ही है और बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट है। सिंपल सी बात है, आंख बंद करना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं है। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं बन रहा है वो क्या है? वो आपका साइन कंपोनेंट है। इसके बाद तो बाकी कहानी तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, वो अपने आप निकल जाती है। बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुई ये बात सारी? पक्का क्लियर है सबको? हम्म। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो 1 मिनट का टाइम बचा, पूछ लीजिए अभी।